हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 9th साइंस का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल, इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में और कुछ ऑर्गन्स के बारे में और सेल थ्योरी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस, टावर्स और फोर्ट्स को देखते हैं तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि ये सभी स्ट्रक्चर्स किससे मिलकर बने होते हैं। तो ये बड़े बड़े ब्रिजेस और टावर्स बने होते हैं मेटल रॉड्स एंड मेटल एंगल्स से, और जो ये किले हैं, फोर्ट हैं, ये बने होते हैं छोटे छोटे ब्रिक्स यानी ईंटों से। तो क्या आपने कभी सोचा है जो हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हों, मैमल्स हों और पक्षी हो या इंसेक्ट हो, वो सब किससे मिलकर बने होते हैं? तो ये मिलकर बने होते हैं सेल यानी कोशिका से। और सेल जो होती है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट होती है, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटी छोटी सेल यानी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल होती है वो कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी कुछ ना कुछ काम करती हैं। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665, और ये डिस्कवर हुआ था उन्होंने बार्क ऑफ द ट्री यानी जो पेड़ की छाल होती है उसमें इन्होंने डिस्कवर किया था सेल को। उन्होंने इस पेड़ की छाल यानी बार्क ऑफ द ट्री की एक स्लाइस काट कर उसे माइक्रोस्कोप में रखकर देखा तो उन्होंने पाया कि इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं जिनको उन्होंने सेल कहा। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल यानी कोशिका को। अब आते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी में कुछ बेसिक बातें हैं सेल्स के बारे में, और ये सेल थ्योरी दी थी स्लाइडेन एंड स्वान ने 1839 में। तो इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स ये हैं। तो पहला पोस्टुलेट ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हैं वो एक या ज़्यादा से ज़्यादा सेलों के बने होते हैं, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल और मल्टीपल सेल्स, यानी एक या ज़्यादा सेल उनमें हो सकती है। दूसरा यह है कि जो सेल होती है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है, चाहे वो सिंगल सेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म हो यानी एक कोशिका वाले जीव हो या ज़्यादा कोशिका वाले जीव हो, उनमें सेल जो होती है वो एक सबसे छोटी यूनिट कही जा सकती है। और जो सेल होती है, नई सेल्स जो बनती हैं वो पुरानी सेल्स के डिवीजन से बनती है, यानी कोई भी नई सेल जो है वो पुरानी सेल से ही बनती हैं। तो ये रही आपकी सेल थ्योरी। अब हम कोशिका की संख्या यानी नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको देखते हैं। तो पहले होते हैं यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका वाले जीव जो कि बने होते हैं सिंगल सेल से, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। तो देखिए अमीबा है, इसमें एक सिंगल सेल है और एक न्यूक्लियस है। ऐसे ही ये पैरामीशियम, ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिनको हम यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका वाले जीव कहते हैं। इसमें एक कोशिका ही सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, चाहे वो ब्रीथिंग हो, चाहे फूड लेना हो या एक्सक्रीशन हो, यानी सारे जो लाइफ प्रोसेस है वो एक सेल के ही द्वारा होते हैं। नेक्स्ट जो दूसरे टाइप के होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारी कोशिका वाले, यानी बहु कोशिकीय जीव जिसमें जो बने होते हैं बहुत सारी सेल्स से, जैसे कि हमारे प्लांट्स हैं या कुछ एनिमल्स हैं सारे, और जो ह्यूमन बींग्स हैं, यानी इसमें सभी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर सेल के क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होती है सेल मेम्ब्रेन, यानी जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। दूसरा है सेल वॉल जो कि केवल प्लांट सेल में मिलती है। तीसरा है साइटोप्लाज्म, यानी जो लिक्विड सेल के अंदर भरा रहता है वो होता है साइटोप्लाज्म। और नेक्स्ट होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, जो कि सेंटर ऑफ द सेल यानी सेल के बीच में मिलता है। अब इनको हम वन बाय वन देखने से पहले सबसे पहले हम एक सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये एक सेल का 3D व्यू है जिसमें आपको सबसे किनारे जो बाउंड्री ऑफ द सेल दिख रही है ये आपकी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, ये आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होती है। अब जो इसके बीच में फ्लूइड यानी जो लिक्विड भरा रहता है सेल के बीच में, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म यानी जो सेल का फ्लूइड है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसमें सेल के सारे ऑर्गेनेल्स डूबे रहते हैं।
और सेंटर ऑफ द सेल यानी सेल के जो बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका है न्यूक्लियस। क्या है आपका? न्यूक्लियस। तो ये आपका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली पे। तो जैसे मैंने पहले कहा कि सेल मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री ऑफ द सेल। ये जो एनिमल सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में तो एक और कवरिंग होती है सेल वॉल, तो ये एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग यानी सबसे बाहरी परत होती है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, और ये होती है बाउंड्री ऑफ द सेल। जैसे हमारे घरों में एक बाउंड्री होती है जो बाहर के लोगों को आने से रोकती है, उसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन भी होती है ये भी बाहर के अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं उनको अंदर आने से रोकती है। अब ये किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है डबल लेयर यानी एक दोहरी लेयर होती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की। तो ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से। और इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये थिन होती है लेकिन फ्लेक्सिबल होती है, और ये जो भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन या वाटर होता है उसको ये अंदर बाहर आने जाने देती है। बट ये होती है सेलेक्टिवली परमिएबल यानी सेमी परमिएबल, यानी ये कुछ चीज़ों को तो अंदर जाने देती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इस तरह से ये कंट्रोल करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस, यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही अंदर आने देती है। नेक्स्ट है इसका फंक्शन। तो ये जो सेल का शेप है, साइज है, उसे बनाने में काम आती है, यानी ये सेल का शेप और साइज को मेंटेन रखती है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि सेल बाउंड्री होने से ये सेल का प्रोटेक्शन भी करती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर जो कि है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। सेल वॉल जो होती है वो केवल प्लांट सेल्स में मिलती है, और ये प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये होती है रिगिड यानी बहुत ही कठोर होती है, और फुल्ली परमिएबल यानी ये सभी जो सब्सटेंस है उनको अंदर बाहर जाने देती है। और ये बनी होती है सेलुलोज की जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में क्यों होती है, एनिमल सेल में क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, यानी वो एक ही जगह फिक्स होते हैं, और चाहे कैसी भी कंडीशन हो, अनफेवरेबल जैसे ज़्यादा ठंडा हो, ज़्यादा गर्मी हो या बरसात हो, तो उन्हें वहीं रहकर उसको क्या करना होता है, सामना करना होता है। तो इसी के लिए जो प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर जो सेल वॉल होती है यानी कोशिका भित्ति होती है, तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है। और ये होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, यानी प्लांट्स में भी सेल मेम्ब्रेन होती है बट सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है, और इसका काम मेनली होता है प्रोटेक्शन का। और ये शेप और साइज़ भी बनाए रखती है क्योंकि ये भी एक तरह से आउटर बाउंड्री है, तो ये शेप, साइज़ और फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखती है और प्रोटेक्शन करती है। इस पर जो है धूप, गर्मी और बारिश का कोई असर नहीं होता। अब नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, यानी जो ऐसा फ्लूइड जो सेल के अंदर भरा रहता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये होता है जेली लाइक, यानी कुछ ये विस्कस यानी गाढ़ा द्रव होता है जो सेल के अंदर होता है, और ये होल्ड करता है सेल के सारे ऑर्गन्स को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो अंदर ऑर्गन्स होते हैं वो सब इसी साइटोप्लाज्म में डूबे रहते हैं। नेक्स्ट जो है इसका कंटेंट क्या होता है, तो वो इसमें सबसे ज़्यादा होता है वाटर कंटेंट, यानी साइटोप्लाज्म का ज़्यादातर भाग जो होता है वो पानी होता है, और इसमें कुछ मिनरल्स होते हैं यानी कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, और कुछ एंजाइम, प्रोटीन, ये सब साइटोप्लाज्म में होते हैं जो कि फूड वगैरह से हम इसमें जाते हैं। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, एक तो ये होल्ड करता है सारे ऑर्गन्स को, यानी जितने भी कोशिका के अंग हैं, कोशिका अंग, वो सब इसी में डूबे रहते हैं। दूसरा, ये जितने भी कोशिका के पार्ट हैं यानी ऑर्गेनल्स हैं उनकी ग्रोथ और रेप्लिकेशन यानी उनका ग्रो करना और बनना जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। तो ये रहा साइटोप्लाज्म यानी फ्लूइड इनसाइड द सेल। अब आते हैं इसके मेन पार्ट जो कि है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक यानी न्यूक्लियस जो है वो सेल का मेन पार्ट यानी कंट्रोल सेंटर होता है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है सेल की सारी एक्टिविटीज़ को। और इसमें होता है डीएनए जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, यानी जो कैरेक्टर्स होते हैं एक सेल में उनको वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है।
न्यूक्लियस एक डेंस बॉडी इसके अंदर होती है, यानी जहाँ पर साइटोप्लाज्म यानी जो फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है, जहाँ पर डेंस है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, और जो अंदर फ्लूइड भरा रहता है न्यूक्लियस के अंदर उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। ये बिल्कुल सेम लाइक साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक के अंदर होने के कारण इसे न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य भी कहते हैं। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स, यानी ये कुछ थ्रेड लाइक यानी धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जो न्यूक्लियस में होती हैं, और इनके अंदर ही डीएनए और जीन्स होते हैं, यानी जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो इसी के अंदर क्रोमोसोम्स में होता है। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये सेल डिवीजन करने में हेल्प करते हैं, यानी जब सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस भी क्या करता है, डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस के डिवाइड होने पर जो डीएनए यानी क्रोमोसोम्स हैं वो भी नेक्स्ट सेल में जाते हैं, यानी न्यूक्लियस ही सेल डिवीजन को स्टार्ट करता है। तो यानी कोशिका विभाजन जो है वो भी न्यूक्लियस का ही एक काम है। तो ये रहा न्यूक्लियस और इसके फंक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में शेयर करना न भूलें। मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।